अब ध्यान यहाँ रखना 9.34 और 9.35 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन बचे हुए बेटा, ये करके फिर हम प्रीवियस ईयर करते हैं, जिसमें से 35 बोर्ड में आया था। 34 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने डेटा 34 का उठाया हुआ है इसमें, ध्यान से सुनना। रे ऑप्टिक्स 34 क्या है? दिस इज अ स्मॉल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एज 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आई पीस का दे रखा है। इसने बोला व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। पहली वाली नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, आपको याद है नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर याद है? बोलो। हाँ, FO बाई FE, सीधा सीधा माइनस FO बाई FE। वैल्यू डाल देना, आ जाएगा मैग्निफिकेशन, सब कुछ दे रखा है। और जब हम फाइनल इमेज डी पे बनती थी तब क्या था फॉर्मूला? माइनस FO बाई FE 1 प्लस डी बाई FE बाई डी, ये था ना फॉर्मूला। माइनस FO बाई FE 1 प्लस FE बाई डी। डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बस वैल्यू डाल देना है तो हो ही जाएगा। तो ये ठीक ठीक है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन MCQs वगैरह में दे देते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले पे। 35 इसने बोला सेम डेटा उठाओ टेलीस्कोप का, और ध्यान से सुनो। आपको याद है टेलीस्कोप डायग्राम से करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता था और एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस इसमें छोटा होता है। इसने बोला कि 3 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्टिव से 3 किलोमीटर दूर एक 100 मीटर का टावर है। 100 मीटर का ये टावर है। कितना किलोमीटर दूर है ऑब्जेक्टिव से? 3 किलोमीटर। ये टावर है AB। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर। तो 3 किलोमीटर का मतलब इन्फिनिटी मानते हैं। जो उसके डायामीटर से, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डबल से भी ज्यादा हो, तो उसे इन्फिनिटी मानते हैं। 3 किलोमीटर में बहुत दूर हो गया ना। आप 3 किलोमीटर चीज देख रहे हो मतलब इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। तो टेलीस्कोप में वैसे ही हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ मानते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। 3 किलोमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद इसने बोला FO FE तो सेम उठाना है। उसने बोला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D, यानी यहाँ, तो ये जो आई पीस है, ये आपका आई पीस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसने बोला बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव है इस 100 मीटर के टावर को कितना बड़ा दिखाएगा? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि बताओ आई पीस कितना बड़ा दिखाएगा इस 100 मीटर के टावर को? व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस? बस इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इसकी इमेज ये कितना बड़ा दिखाएगा और ये कितना बड़ा दिखाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। पहले एक रफ रे डायग्राम बनाएंगे। आपको याद है, एक रे सीधे लेके जाओगे, यहाँ से रिफ्रैक्ट करके ले जाओगे, एक ऑप्टिक सेंटर से लेके जाओगे सीधा सीधा, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी। ये AB है और ये A' B' क्या है? इमेज। इसको H1 मान लेते हैं और ये क्या है? H2 ढूंढना है। पहले तो H2 ढूंढोगे, उसके बाद ये इमेज इसके लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का, और फिर उसे मैग्नीफाई करके वो फाइनल इमेज यहाँ कहीं आसपास बना देता है। याद है? ये वर्चुअल इमेज इधर कहीं बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वर की आई है। इधर कितनी दूर पे बनी, ये हमें निकालना है। A'' B' भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, इसको हम H मान लेते हैं। H भी निकालना है और H2 भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कंसेप्ट क्या है? इस एंगल को मान लो अल्फा, इस वाले को। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कंसेप्ट वही जो हमने कल करा था। इस ट्रायंगल से tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 100। बेटा बोर्ड की तरफ। tan अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 100, और बेस कितना है? 3000। यहाँ से tan अल्फा निकल गया। कितना आया ये आया 1/30। tan अल्फा इसको छोड़ दो। अब इस वाले ट्रायंगल से tan अल्फा, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया वो लिख लेना। कौन सा ट्रायंगल लिया है ऐसे बता देना, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखो। ABO। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूं? A', B', O, ये वाला ट्रायंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल A', B', O, यहाँ से भी tan अल्फा निकालो। यहाँ से tan अल्फा क्या निकलेगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? H2। tan अल्फा क्या निकलेगा? H2 डिवाइडेड बाई बेस। अब मुझे कौन बताएगा ये कितना गैप है? वेरी गुड।
When the final object is at infinity, when the object is at infinity, image will be formed at the focus. किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव का फोकस. तो ये लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ. ये लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ तो दे ही रखा ना ऑब्जेक्टिव का 5 से नहीं, 5 नहीं है, 140 है. वो तो एफ का है, मुझे थोड़ा छोटा कैसे हो गया. इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 140. तो H2 तो ठीक है, और इतना ये गैप कितना है? 140. ये बात समझ में आई? FO ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप में चेंज कर देना था, उन्हें बता देना. अब देखो LHS इक्वल है tan अल्फा, तो RHS इक्वल हो जाएंगे ना दोनों में. तो दोनों के RHS को इक्वेट कर दो. RHS कौन है इधर? 1/30, और उधर कौन है? H2/140. FO डाल दो 140, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H2 निकल गया ना, 140 डिवाइडेड बाई 30, 14/3 निकल गया ना H2. चलो एक पार्ट खत्म, ये पहला पार्ट खत्म. अब H भी निकालना है. यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब H सेकेंड पार्ट. H कैसे ढूंढेंगे, कोई बता सकता है? इसकी इमेज बन रही है, ठीक है. इसकी इमेज कितने पे बन रही है? 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक बात है. एक सिंपल सी बात, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है. ये किसकी तरह बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप. क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो बनता है वो फोकस के अंदर बनता है, इसके फोकस के अंदर होता है, तभी ये वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रहा है. तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज 1+d/f. याद है? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज d/f. दिख रहा है रतीश? यस सर. मैंने ये फॉर्मूला क्या लगाया है? ये मैंने कहा था इसको सिंपल माइक्रोस्कोप समझो, आईपीस को. तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट वाला केस का मैग्निफिकेशन ये डिराइव किया था ना 1+d/f. तो क्योंकि ये आई पीस है, तो ये मैग्निफिकेशन किसके लिए होगी? आई पीस के लिए. तो फोकल लेंथ भी किसका होगा? आई पीस का. ठीक है ना? अब मैग्निफिकेशन तो ये भी होता है ना H2/H1. मैग्निफिकेशन क्या होता है? H2/H1. H2 क्या होता है? इमेज का हाइट, और H1 क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हाइट. तो इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट. तो इमेज कौन है यहाँ? H, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? H2 इज इक्वल्स टू 1+d. d कितना है? 25. Fe कितना है? 5. तो H2 में मुझे इन दोनों में से H2 तो पता है ना, पहले मैं निकाल लिया. कितना आया? 14/3. तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया भाई, 14/3. ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 + 1 6. तो H भी निकल गया ना, 6 × 14/3 यानी कितना? 70/3. तो ये पॉइंट में निकाल लेना. तो ये H2 आ गया, वो H आ गया. आए समझ में? तो ये बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में. 5 मतलब 3 नंबर का ये था, 2 नंबर की डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बनाने को भी आता है. रे डायग्राम, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. हाँ क्या एक क्या हो गया? 78. हाँ 78. 14 25 70 लगा दिया मैंने. अच्छा तुम्हें 14 25 78 ही होगा. अच्छा कट रहा है पूरा? हाँ कट तो रहा है यार. हाँ सही बात है, 28 आ गया. चलो अच्छा, यूनिट क्या होगी? मीटर सेंटीमीटर? हाँ सुनो, ये किस में थे फोकल लेंथ? तो ये भी सेंटीमीटर में ही दिखाएगा, मीटर में नहीं दिखाएगा. टेलीस्कोप में मीटर में थोड़ी दिख जाएगा तुम्हें. ठीक है, ये देखो आप, जो आपका LHS वाला था, ये वाला LHS वाली जो हाइट थी वो मीटर थी, वो तो चली गई सारी. RHS में जो बना है ये सारा का सारा सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर में दिखता है आपको, जो दिखता है. ठीक है, जो दिखेगा वो सब छोटा छोटा ही दिखेगा ना टेलीस्कोप के अंदर. आ रही बात में? ठीक है, तो ये वाला कर लो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ आज. टोटल थिंग तुम्हें ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ. पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CBSE. देखो कितनी बार है? 2003, 2008, 2005, 2009. 4 बार. देखो जरा ध्यान, इधर बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान से सुनो. ये पेपर्स में अभी प्री बोर्ड वगैरह जो है ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत देते हैं. ये एक प्रिज्म है, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोस्लेस प्रिज्म है. राइट एंगल आइसोस्लेस मतलब समझ ही गए होगे, ये दोनों एंगल 45 है, इक्विलेटरल होता है 60. आइसोस्लेस मतलब बाकी दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो 45 होंगे ना बाकी. अब जरा ध्यान सुनना. 3 रेज, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा, आप सुनो, डायग्राम बना के यहीं से स्टेटमेंट लिख लेना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. 3 रेज, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइट.
इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों इंसिडेंट हुई, ब्लू, ग्रीन और रेड इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म. If the refractive index of red is 1.39, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा रिफ्रैक्टिव को म्यू से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन इज 1.44 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू इज 1.47. ठीक है. इसने बोला ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट, इसमें से कौन सी लाइट में TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, किसमें नहीं होगा. ये एक पार्ट है क्वेश्चन का. क्वेश्चन समझ में आ गया. ये तीनों इस पे इंसिडेंट होती है. मटेरियल ग्लास का बना हुआ है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5. ठीक है जी. ये तीनों इस पे इंसिडेंट होती है. उसने बोला इसमें से किस पे आपका TIR होगा और किस पे TIR नहीं होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है. अच्छा, तो उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है. फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है. व्हाट हैपेंस इफ दिस प्रिज्म गेट्स रिप्लेस्ड बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म. इक्विलेटरल प्रिज्म पे भी ये तीनों लाइट मारी जाए तो क्या होगा. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया. बस इतना ही क्वेश्चन है. ठीक है. तो कंसेप्ट क्या लगेगा. कंसेप्ट ये लगता है, आपको हमने बताया था कि फॉर TIR, अगर TIR होगा तो TIR कब होगा? When the angle of incidence is greater than the critical angle. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तब TIR होगा, नहीं तो TIR नहीं होगा. तो अगर मैं दोनों में साइन साइन लगा दूं तो साइन आई भी बड़ा होगा ना साइन IC से. साइन आई बड़ा होगा साइन IC से. अगर मैं आपसे कहता हूं 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, अगर मैं उल्टा कर दूं तो कौन बड़ा? तो उधर वाला बड़ा हो गया ना. तो रेसिप्रोकल करने पे इक्वालिटी बदल जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो अगर मैं इसको 1/1 करूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको 1/sin I लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं 1/sin IC, तो क्या होगा? इधर वाला हो जाएगा ना बड़ा, है ना. ये बात समझ में आई. 1/sin IC को म्यू कहते हैं ना. 1/sin IC को क्या कहते हैं? म्यू है. तो इधर मैं लिख देता हूं साइन आई, इधर 1/sin IC को क्या लिख देता हूं? म्यू. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि इस एंगल हम मान के चलते हैं. जब ये एक मैंने ऐसे आपको डायग्राम कराया था कि हम जैसे इस पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये आपका अगर सीधी जाएगी ना, कि नॉर्मल पड़ रही है तो सीधी जाएगी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा ना. ये एंगल कितना डिग्री है? 45. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना डालेंगे? 45. तो यहाँ पे आप डालोगे 45. ठीक है. तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2. साइन 45 की वैल्यू डालेंगे, ध्यान से सुनना, कितना डालू? 1/√2. √2 ऊपर चला जाएगा, है ना. √2 ऊपर चला गया. √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 से ज्यादा है उसी में TIR होगा, और जिसका कम है उसमें TIR नहीं होगा. तो किस में नहीं होगा? ये पहला वाला कम है ना 1.41 से, उसमें नहीं होगा. बाकी दोनों में क्या होगा? TIR. तो ब्लू वाली जाएगी तो मुड़ जाएगी, ग्रीन वाली जाएगी तो मुड़ जाएगी, रेड वाली जाएगी तो बाहर निकल जाएगी. ये डायग्राम है. आया समझ में. तो आप क्या लिखोगे? बोथ ग्रीन एंड ब्लू विल सफर TIR बट रेड विल नॉट सफर, है ना. क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से कम है रेड वाला. आ रही बात समझ में. ठीक है. तो बोथ green and blue will suffer TIR and red will be the transmitted light. Red will be transmitted में बाहर निकल जाएगी. अरे बात समझ. ये एक पार्ट. सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट में इफ द एंगल इज रिप्लेस्ड बाय 60 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ 60 कर देता हूँ. इसी स्टेप को उठा लेता हूँ. इतने को पूरा दोबारा क्यों करना. तो जरा देखिए म्यू क्या होगा जी? 1/sin I. एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो गया? 60. तो यहाँ पे अगर मैं 60 डाल दूं तो साइन 60 क्या होता है? √3/2. √3/2 ऊपर चला, कितना आया? 2/√3.
है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, जरा देखना 2/√3, जरा आंसर पॉइंट में निकालो, रैशनलाइज कर लो। √3 पर नीचे मल्टीप्लाई, 2√3 डिवाइड बाय कितना 3, 2 इंटू 1.73/3 कितना है ये 2, 6, 4 और ये 3 ना 3.1 कितना, ठीक है 3.46/3 कितना आया बोलो, 3 1 जा और कितना 3 5 जा 1.15 के आसपास आ जाएगा ये है। तो 1.15 से तो तीनों ही ज्यादा है, तो तीनों में TIR होगा। तो नो ट्रांसमिटेड लाइट विल टेक प्लेस, ऑल विल सफर TIR, सो ऑल कलर will suffer TIR. So no transmitted light will take place. No transmitted light, इसमें से कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। आया समझ? तो ये बहुत आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। इसका अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है, सबसे आसान मेथड ये है। एक और है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उसमें इसमें डायग्राम नहीं बनाना, बस बताना है क्या है। इसमें रे डायग्राम ट्रेस करना था, ये सिंपल था। ये कर लो जल्दी से, पॉज करके।